नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसी कंपनी का बात करने जा रहे हैं जिस कंपनी का हम तुलना बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कर सकते हैं। जैसा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने हम लोगों को डबल का रिटर्न दिया है, ऐसा ही एक कंपनी दमखम रखती है, वो भी हमारा रुपया डबल कर सकती है। उस कंपनी का नाम है KRN हेड एक्सचेंजर। जाहिर सी बात है, एक कंपनी का नाम से ही समझ में आता है कि कंपनी कुछ टेक्निकल चीज़ें बनाती है। अब हम इस कंपनी के बारे में जानने से पहले सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया रहता है, सबसे सिंपल, कि आप किसी भी कंपनियों को अगर पढ़ने जा रहे हैं या उस कंपनी का IPO में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी जो है, ये आपने AC देखे होंगे घरों में। AC के अंदर एक आउटडोर होती है, एक इंडोर होती है। तो जो आउटडोर में रखी रहती है ना, जो उसको कूल करती है, मतलब चिल करती है, उसके अंदर की जो मशीनें होती हैं, वो मशीनें बनाने का एक काम करती है। 2017 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, पर हाँ, ये है कि बहुत छोटा साइज़ है, तो इसलिए कंपनी में ग्रोथ के चांसेस हैं। जो चिलर होते हैं, आपने जो बड़ी बड़ी कहीं देखा होगा, बहुत लीकर शॉप होती हैं या बड़े बड़े शोरूम होते हैं, या वहाँ पर आपने जो चिलर देखे होंगे, बड़े फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनके अंदर जो एक कॉइल होती है जो इनको ठंडा करती है, वो बनाने का एक कंपनी काम करती है। तो इसका जो बिज़नेस मॉडल है, बेसिकली वो है। किसी भी बिज़नेस को समझते हैं, जब हम किसी कंपनी को जानते हैं या उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया रहता है, वो तो होता है उस बिज़नेस को समझना। क्या कि जब तक आप उस बिज़नेस को नहीं समझोगे, तब तक आप कंपनी को नहीं समझोगे, एक सट्टे के तरीके से देखोगे उसको। अब हम जानते हैं कि इस कंपनी की बिज़नेस तो चलो समझ में आ गया। अब इसके क्लाइंट कौन है, पता चलिए काम तो ऐसा कर रही है, क्लाइंट इसके कोई है ही नहीं। तो इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं, वो अच्छे क्लाइंट हैं, जैसे कि डेकिन हुआ, गोदरेज हुआ, वोल्टास हुआ, कैरियर हुआ, ऐसे अच्छे क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, क्लाइंट बेस अच्छा है। जैसे हम इस कंपनी की बता रहे थे ना कि इस कंपनी का GMP बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके पीछे का जो रीज़न है, जो तथ्य है, वो हम बात करने जा रहे हैं। तो तथ्य क्या है इसके पीछे का? तथ्य ये है कि बिज़नेस मॉडल अच्छा है और इसके जो क्लाइंट हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, ये हुआ। अब हम जानते हैं कि ये कंपनी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर ये कंपनी काम करती है। तो साथियों, US, UK, UAE, दुबई, नॉर्वे, जर्मनी, फ़िनलैंड, ऐसे ऐसे देशों में इस कंपनी का काम है, कारोबार है। तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, बेस्ट है। अब हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि चलो बिज़नेस कंपनी का समझ में आ गया। और दूसरी बात क्या है कि साथियों, ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में वन ऑफ द वन लिस्ट होने जा रही है। इससे पहले इस इंडस्ट्री के शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट नहीं है। जैसे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते थे, तो हम उसके पीयर कंपटीटर से उसकी कल्पना करते थे कि यार इसके पीयर कंपटीटर में है PNB हाउसिंग फाइनेंस है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, एप्टेस फाइनेंस बैंक है, एप्टेस हाउसिंग फाइनेंस है, या और भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या होम फर्स्ट है। तो ये हो गया उसके पीयर कंपटीटर, लेकिन इसके पीयर कोई कंपटीटर ही नहीं है, क्योंकि इसका एक तरह से बिजनेस मॉडल मतलब एक मोनोपोली जैसा है, क्योंकि इस तरह की कोई कंपनी अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। और हैं, लेकिन इस तरह की नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बिजनेस मॉडल को हम कैसा समझते हैं। जैसे IRCTC है, वो क्या है, ये मोनोपोली बिजनेस है। आप किसी वेबसाइट पे चले जाइए, टिकट बुक करिए, लेकिन आपको जो आना पड़ेगा IRCTC पे ही आना पड़ेगा। बिना आप IRCTC के आए आप टिकट बुक नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं मोनोपोली बिजनेस। और जो बिना मोनोपोली बिजनेस है, वो मैंने आपको समझा ही दिया। जैसे NBFC कंपनी है, बहुत सी NBFC कंपनी है, या हम उसका उदाहरण ले, टायर सेक्टर है, बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं है आप MRF का ही डलाओ। MRF का भी डला सकते हो आप, BKT का डलवा सकते हो आप, अपोलो का डलवा सकते हो आप, सीएट का डलवा सकते हो। तो वहाँ पे क्या है कि आपके पास में प्राइसिंग पावर नहीं होती। आप क्या, एक जैसे मोबाइल सेक्टर हो गया, मतलब जो इसमें मोनोपोली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ओप्पो का ही ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप वीवो का ले लो, आप ओप्पो का ले लो, चाहे आप रियलमी का ले लो, रेडमी का ले लो, चाहे आप मोटरोला का ले लो। तो ऐसे ऐसे हम ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की। ये बातें तो मैंने आपको समझाई कि क्या बिज़नेस मॉडल को समझना पड़ता है हमें। अब हम जानते हैं कि कंपनी का जो इशू साइज़ है वो कितने का है। कंपनी का साथियों 341 करोड़ का इशू साइज़ है, बहुत छोटा इशू साइज़ है। और
पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब हम जानते हैं इसकी अपॉइंटमेंट डेट की। साथियों 25 तारीख से 27 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 30 सितंबर में इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएंगे। 1 सितंबर में साथियों जिन जिन लोगों को आईपीओ लगा है उनको शेयर आ जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में, और जिनको आईपीओ नहीं लगा है उनको उनका जो रुपया है वो रिफंड हो जाएगा। और 3 तारीख को, चूँकि 2 तारीख को नेशनल हॉलीडे है, गांधी जयंती है, तो 3 तारीख को शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाएगी 3 अक्टूबर में। तो ये तो हुई साथियों कंपनी के इसकी बात। अब हम जानते हैं कि कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो क्या है। प्राइस बैंड है साथियों 209 रुपये से 220 तक का, और 65 शेयरों का एक लोट है। 14,300 रुपये जैसा एक रिटेल भाई को लोट लगता है। लेकिन मेरी रिटेल भाई सभी से एक निवेदन है कि आप इसमें कृपया रिटेल कोटे में ही लगाएं और एक एक ही लगाएं, क्योंकि अभी जिस तरह से सब्सक्रिप्शन डाटा चल रहा है ना, कि आप किसी भी आईपीओ को देख लो, जो भी आईपीओ आ रहा है वो लगभग 50 गुना, 40 गुना, 30 गुना इस तरह से बढ़ रहा है। तो उससे क्या है कि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप घर में अलग अलग फैमिली मेम्बर के डीमैट अकाउंट खुलवा लो। जिसका डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में शेयर खान के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे लिंक नीचे है। आप कंपनी के हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 14,300 रुपये जैसा एक रिटेल भाई को लोट बनता है। अब हम जानते हैं इसमें कोटा कैसा रखा गया है। तो 50% कोटा जो है वो क्यूआईबी के लिए रखा गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। और जो 15% कोटा है वो एनआईआई के लिए रखा गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर। और जो 35% कोटा है वो रिटेल भाइयों के लिए रखा गया है, जो एक एक दो दो लोट लगाते हैं। अब हम इसकी जो रिज़र्व रखे गए लोटों की संख्या जान लेते हैं। तो साथियों जो रिज़र्व लोट रखे गए हैं रिटेल भाइयों के लिए वो 83,585 लोट हैं। और जो एनएचआई के लिए रखे गए हैं वो 853 लोट हैं। और जो क्यूआईबी के लिए रखे गए हैं वो 1706 लोट हैं। ये रिज़र्व हैं। चूँकि जैसे क्यूआईबी के लिए 1706 है क्योंकि उनका लोट साइज़ बड़ा रहता है ना, 10-11 लाख 15 लाख का लोट साइज़ रहता है। और रिटेल भाइयों का लोट साइज़ रहता है छोटा, 14,300 जैसा रहता है। तो इसलिए आपको देखने में लगा होगा कि रिटेल भाइयों के लिए इतना है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया। कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी देशों में, ये कंपनी के लिए पॉजिटिविटी की बात है। अब हम जानते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। साथियों कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरह से जंप है रेवेन्यू में। 2020 में 84 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ के 313 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हो गया है। और अब ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथियों जो 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो बढ़ के जो है वो लगभग 50% हो गया। मतलब 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम बिजनेस में मिलता है। अभी इसका जो जीएमपी चल रहा है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को पढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे बेस्ट क्राइटेरिया रहता है उसको जानने के लिए। अब हम जानते हैं उसके नेट प्रॉफिट के। तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का 2020 में 11 करोड़ का हुआ करता था, 11 से बढ़ के 16 करोड़ और 16 करोड़ से बढ़ के लगभग 40 करोड़ रुपए। तो 40 करोड़ रुपए जैसा नेट प्रॉफिट है। मतलब हाँ, एक थोड़ा कंसर्न की बात है कि इस कंपनी में लगभग 60 करोड़ रुपए 59 करोड़ रुपए जैसी उधारी है, पर लेकिन कंपनी इस 40 करोड़ का एक साल में प्रॉफिट करती है तो 59 करोड़ की उधारी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करती। हाँ, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ऐसा बताया कि हम जो है पूरा फ्रेश इशू ला रहे हैं, इससे हम कोई भी पैसा अपने उधारी पे करने में नहीं लगाएंगे। ये पूरा पैसा हम जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसकी जो कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे, मतलब कैपेक्स करने जा रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, सपोज करो अभी 100 मैट्रिक टन बनाने की, तो अब वो उसको बढ़ा के 200, 300, 400 कर देंगे। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का जो अपर हैंड पे कंपनी का मार्केट कैप बनेगा वो साथियों 1310 करोड़ का बनेगा। उसका हमें एक पॉजिटिव थिंक क्या मिलेगा कि देखो मार्केट कैप से हम समझते हैं, जैसे सपोज करो हम एनटीपीसी की बात करते हैं ना, क्योंकि ऐसा उदाहरण लो जो समझ में आए नॉर्मल। एनटीपीसी का जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ है। सपोज करो आपने 10 लाख रुपए लगाए। अब आपको ये एक्सपेक्टेशन है उससे कि मेरे 10 लाख रुपए आने वाले 5-6 साल में 3 गुना हो जाए, मतलब 30 लाख हो जाए। तो साथियों उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ से बढ़ के 12 लाख करोड़ होना पड़ेगा। जब वो कंपनी का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ होगा तब आपका शेयर का प्राइस 3 गुना होगा। एक बार और समझो, अगर कोई कंपनी 2000 करोड़ की है और आपने उस कंपनी के कोई शेयर खरीद रखे हैं, वो कंपनी का मार्केट कैप बढ़ के हो जाता है 6000 करोड़, तो आपका जो अमाउंट है ना वो 3 गुना हो गया।
इसीलिए जो स्मॉल कैप बिजनेस होते हैं और मिड कैप और लार्ज कैप, इनमें जो लार्ज कैप में क्यों बोला जाता है कि ये सेफ बिजनेस है, मतलब एनटीपीसी हुआ, आईओसीएल हुआ, कोल इंडिया हुआ, पीएसयू के, या मतलब और भी रिलायंस है, एचडीएफसी है, एयरटेल, भारतीय एयरटेल है, ये क्या है कि बहुत 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ ऐसे ऐसे मार्केट कैप लिए बैठे, तो इनमें लगभग नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। इसका जो प्राइस बैंड बनेगा मतलब अपर हैंड पे, वो लगभग 1310 करोड़ का बनेगा। अब ये तो हो गई क्यों, इसीलिए कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है वो सबसे बेटर चल रहा है। अब आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई जो है जो 40 रुपये का है, और जो आरओसीई है, अपने जो रुपया लगा रही है कंपनी, उस रुपये पे जो रुपया जनरेट कर पा रही है वो 32 का है, आरओसीई 32 का है। और साथियों ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो है इसका लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9 के आसपास है, जो कि गुड है, बेहतर, अच्छा है। अब हम जानते हैं पी के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी जो आ रही है वो 25 के पी पे आ रही है, जो कि अच्छी वैल्यूएशन है, वो ज़्यादा खास महंगी नहीं है जैसे। और अपनी सेक्टर में अब हम कंपनी की, पहले हम अपने सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये अपने सेक्टर में पहली कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, और ये एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है, और इसके जो क्लाइंट है वो बहुत अच्छे हैं। और साथियों मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ कि आज 20 तारीख है, अभी टाइम है 27 तारीख से 25 तारीख से 27 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, तो साथियों अपने पैसे का अरेंजमेंट कर लें और लगाएं। अब हम जानते हैं कि हमें इसमें शेयर में आईपीओ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। साथियों किसी भी आईपीओ में लगाने के लिए हमारे 5 क्राइटेरिया रहते हैं। पहला तो रहता है जीएमपी, तो जीएमपी इस कंपनी का बेहतर चल रहा है, 105% अभी दिखा रहा है, मतलब आपका रुपया डबल तो हो ही जाएगा। दूसरा होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल, तो साथियों कंपनी का बिजनेस मॉडल बेटर है, और आने वाले फ्यूचर ग्रोथ में जो पहले एसी एक लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करता था, आज एसी है वो एक कॉमन है, मतलब किसी भी व्यक्ति को घर में आप देखोगे तो एसी लगना कॉमन है, क्योंकि हीट इतनी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि बिना एसी के आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गाँव में थोड़ा इस चीज़ का कंट्रोल है, बट जो शहर में या सिटी में रह रहे हैं उनके लिए तो एसी एक ज़रूरत बन गया है, बिना एसी के नहीं। तीसरा हमने बात करी, जीएमपी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल, हम कंपनी को देखते हैं कि यार कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। अब जानते हैं कंपनी के क्यूआईबी, तो क्यूआईबी भी कंपनी के अच्छे हैं। अब हम जानते हैं कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी महंगी तो नहीं है, तो कंपनी महंगी भी नहीं है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे आ रही है। और कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए कि हम इस आईपीओ को लेकर लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, तो बहुत आराम से छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैंने इस कंपनी को पढ़ा है, और वैल्यूएशन अच्छे हैं, आरओसी बढ़िया है, आरओई बहुत अच्छा है, पी बहुत वैल्यूएशन पे आ रही है, अच्छी वैल्यूएशन पे आ रही है। और साथियों 100% है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि जो वर्तमान में ये फ्यूचर है, इसका अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई अगर कहीं त्रुटि है तो उस पर कृपया बताएं। धन्यवाद।